Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School Dunoda। हम ऑनलाइन स्टडी के अंदर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो था सेकेंड सॉल्यूशन, उसको हम पूरा कर चुके हैं। उस चैप्टर के बाद कुछ स्टूडेंट्स के पास से डाउट्स पूछे गए थे, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उनके जो भी डाउट्स थे वो उन्होंने भेजे हैं। तो मैं आज की क्लास में उन सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपने डाउट्स मुझे भेजे हैं। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो उन्होंने भी मैसेज भेजा है कि सर हमको चैप्टर समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, चैप्टर क्लियर हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो साथ ही एक बहुत ही दुखद समाचार है हमारे लिए कि हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र और आप सभी के सीनियर जिन्होंने गत वर्ष की हमारी स्कूल से 12th क्लास पास की थी, मोटागांव निवासी कल्पेश कलाल, जिन्हें प्रिंस कलाल के नाम से भी जाना जाता है, उनकी गत दिन कल पानी में एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, जो बहुत ही हृदय विदारक घटना है, काफ़ी दर्दनाक घटना है। और मैं खुद भी उस घटना से काफ़ी विक्षिप्त हो चुका था, इसलिए कल के दिन में कोई भी वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी जब भी ये वीडियो देखेंगे तब क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज कर लें, सच्चे मन से 2 मिनट के लिए अपने घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर 2 मिनट का मौन रखें और सच्चे मन से उस पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इस हृदय विदारक घटना के लिए उन दोनों परिवार को हिम्मत दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हादसा है और इसको सहन करने की शक्ति परमात्मा उन्हें प्रदान करें। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन कि आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तब 2 मिनट का समय आप जरूर निकालें, अपने समस्त परिवार के सदस्यों के साथ 2 मिनट का मौन रखें और कल्पेश और भाविक कलाल इन दोनों की आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करें। धन्यवाद। अब मैं डाउट्स जो आप लोगों ने भेजे थे उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो जो मुझे डाउट भेजा है वो है खुशी जैन निवासी लोहारिया से। उन्होंने पहला डाउट जो भेजा है वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ये टॉपिक जो उनको था वो समझ में नहीं आया है। तो खुशी और उनके साथ साथ बाकी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी ध्यान से देखेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, ये रिलेशन पूछा था उन्होंने। तो सबसे पहले जान दें, मैं वापस बता देता हूं, मोलरिटी नॉर्मलिटी का रिलेशन अगर हम जानना चाह रहे हैं तो व्हाट इज मोलरिटी क्या है हमें पता हो जाना चाहिए, व्हाट इज नॉर्मलिटी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मोलरिटी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मोलरिटी कि मोलरिटी क्या है। व्हाट इज द मोलरिटी? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स per liter volume of solution is known as molarity। मतलब ये कैपिटल M is equal to NB number of moles by volume of liter। क्लियर? NB को मैं और खोल सकता हूं, ठीक है। तो मोलरिटी becomes WB by NB into VL, that is equation number 1। ये आपको क्या मिल गया? इसको हम कहते हैं मोलरिटी। Because we know that n is equal to number of moles and number of moles को हम निकालते हैं weight by molar mass। किससे निकालते हैं? weight by molar mass। तो ये हमने खोज दिया। सेकेंड आपके पास आ रही है नॉर्मलिटी। सेकेंड आपके पास आ रही है नॉर्मलिटी। व्हाट इज नॉर्मलिटी? तो नॉर्मलिटी इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये सबसे पहले अपने देखा था
नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मलिटी। सेकेंड, फिर आपको बताया गया था व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था वेट बाय इक्विवेलेंट मास, वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास आपके पास था, तो इक्विवेलेंट मास को हमने निकाला था नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, सॉरी मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसको हमने खोला था मोलर मास बाय एन फैक्टर। ये दोनों चीजें यहां अप्लाई करें अगर हम, तो क्या होगा आपके पास? इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहां रख दो आप, तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट बराबर m इंटू एन फैक्टर ऊपर चला गया, इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, तो n बराबर WB बाय MB इंटू VL इंटू एन फैक्टर। क्लियर? अब क्या होगा? यहां देखिए, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ध्यान से देखिए, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, WB अपॉन MB इंटू VL, WB अपॉन MB इंटू VL। क्या लिख सकता हूं मैं? इसको नॉर्मलिटी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मोलरिटी। इसको मोलरिटी लिख दिया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ये रिलेशन बना नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये था पहला डाउट जो हमें भेजा था खुशी जैन लोहारिया से। तो ये उनका डाउट हमने यहाँ पर बता चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि यस सर आई हैव क्लियर माय डाउट, तो हम आगे आपको जो भी वो रिप्लाई देंगे। ठीक, तो ये था हमारा पहला डाउट जो भेजा था खुशी जैन ने। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले डाउट। अगला डाउट जो हमारे पास है वो है एन फैक्टर। व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, हाउ वी कैलकुलेट एन फैक्टर। और ये डाउट भेजा है हमें कुश जानी पालोदा और भविष्य त्रिवेदी पालोदा, इन दोनों ने डाउट भेजा है कि सर हाउ कैन वी कैलकुलेट। दोनों का डाउट सेम है। भविष्य ने भी यही कहा था कि सर एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुश ने भी यही भेजा था कि सर हाउ कैन वी कैलकुलेट एन फैक्टर। तो अब हम बात करेंगे कि हम एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगला है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अगला है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर हम 3 चीजों के लिए अलग अलग निकालते हैं। पहला हम निकालते हैं एसिड के लिए, दूसरा हम निकालते हैं बेस के लिए, तीसरा हम निकालते हैं सॉल्ट के लिए। तो सबसे पहला हम एन फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे एसिड्स के लिए। सबसे पहले एन फैक्टर किसके लिए निकालेंगे हम? एसिड्स के लिए। तो याद रखना है आपको इतना कि एसिड्स के लिए एन फैक्टर कितना होगा, तो नंबर ऑफ X प्लस आयन गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर वो जितने X प्लस आयन देता है, जितने X प्लस आयन वो रिलीज करता है, वही उसका एन फैक्टर होगा। एग्जांपल के लिए अगर HCl है कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है तो ये देगा 1H प्लस और Cl माइनस। इस केस में इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। सेकेंड केस H2SO4, ये अगर टूट जाएगा तो H प्लस प्लस SO4 2 प्लस H2 माइनस SO4 2 माइनस। अगर H2SO4 को मैं तोड़ दूं तो ये यहां पर एक मैंने आपको चीज बताई थी कि H2SO4 दो तरीके से टूट सकता है। एक तो टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस, दूसरा टूटता है H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस। ये दो तरीके हैं H2SO4 के टूटने के। पहला HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा ये H2SO4। तो इसकी डिसोसिएशन नेचर के आधार पर आपको पता पड़ेगी कि सब्सटेंस कैसे टूट रहा है, उस आधार पर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट होकर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी बात एसिड्स के लिए, इसके लिए थी एसिड्स के लिए। अगली हम बात करेंगे बेस के लिए। अगली हम किसके लिए बात करेंगे? बेस के लिए। अगला हम एन फैक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेस के लिए। तो हमने एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला था कि हम ये देखना है कि H प्लस कितने बन रहे हैं। तो एसिड का एक और एग्जांपल देखना, सुनना ध्यान से। हम क्या करते हैं पता है, बात को पूरी समझते नहीं है।
मैंने आपको कहा है H+ गिनना है, और आप क्या करते हो, X हाइड्रोजन गिन के आ जाते हो, और हाइड्रोजन गिन कर आने के बाद पता लगा देते हैं कि कितना एन फैक्टर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि CH3COOH ये है एसिडिक एसिड, CH3COOH क्या है, एसिडिक एसिड, और इसके लिए आपको H फैक्टर पूछा जाए, एसिड है, मैंने यहाँ बेस लिखा है वो बता रहा हूँ, अलग है, ये बात की बात करेंगे, मैं ये वापस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको हाइड्रोजन गिनने बैठ गए तो कितने हाइड्रोजन, 4, और आप लिख कर आगे कि सर एन फैक्टर 4 होगा, गलत हो जाएगा, कारण कि टूट कैसा रहा, मैंने पहले कहा डिसोसिएशन नेचर देखो, तो ये इस तरीके से टूटेगा कुछ CH3COO- प्लस H+, कैसे टूटा, CH3COO- और H+, ऐसे टूटा, और ये H+ एक रिलीज हुआ, इसलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। तो ये था आपका नेचर, कैसे टूट रहा है वो पता करना है, उस आधार पर आपको पता पड़ेगा एन फैक्टर कितना होगा। तो ये बात होगी किसकी, बेस की, सॉरी एसिड्स की। अब हम बात करेंगे बेस। तो बेस के लिए आपको देखना है कि वो कितने OH- आयन दे रहा है, क्या देखना है कि कोई भी बेस है वो कितने OH- आयन दे रहा है। एग्जांपल के लिए NaOH, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+1 OH-, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। सेम लाइक MgOH होल ट्वाइस, तो देखो यहाँ OH 2 है, मतलब टूटेगा तब OH बनेंगे भी कितने, 2, तो यहाँ OH- कितने बन गए, 2। अब यहाँ 2 है तो Mg के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2, याद रखना, ओवरऑल जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा। देखो यहाँ +1 था, यहाँ -1, यहाँ -2, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, +2। थर्ड AlOH होल थ्राइस, तो ये आ जाएगा Al+3 तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो बेस का एन फैक्टर निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने किया ये कि आपके पास कितने OH- आयन बन रहे हैं, क्या देखा आपने कि आपके पास कितने OH- आयन बने, इस तरीके से आपने एन फैक्टर निकाला। अब ये था एन फैक्टर किसके लिए, बेस के लिए। तीसरा आपको निकालना है एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। तीसरा है आपके पास एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के लिए आपको एन फैक्टर को निकालना है। तो सॉल्ट्स के लिए आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना था, आपको करना था टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आपको या तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज गिनना है या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज गिनना है, लेकिन वो गिनने के बाद उसके साथ चार्ज को नहीं देखना है। कभी भी हम एन फैक्टर में चार्ज +2 -2 इसके बाद नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास सॉल्ट है NaCl, Na के ऊपर चार्ज +1, Cl के ऊपर चार्ज -1, इसके लिए आप एन फैक्टर देखोगे, ठीक है। एग्जांपल इसको तोड़ दो आप एक बार, Na+, Cl- +1 -1, एन फैक्टर आप ये वाला लो तो भी 1 ही आ रहा है, ये वाला लो तो भी 1 ही आ रहा है, आप साइन नहीं लिखेंगे तो आ गया 1। आप दूसरा एग्जांपल ले रहे हो Na2SO4, ये कैसे टूटा, Na+2 प्लस SO4 2-, तो इसका एन फैक्टर, इसके ऊपर प्लस का 2, इसके ऊपर माइनस का 2, आप ये वाला लो तो भी 2 आ रहा है, ये वाला लो तो भी 2 आ रहा है, लेकिन आप चार्ज नहीं गिनेंगे, एन फैक्टर 2। अब देखिए Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, ये कैसे टूटेगा, ये ध्यान से समझना। तो आपको पता होना चाहिए ये टूटेगा तो ये चला जाएगा इसके पास, ये टूटेगा तो ये चार्ज चला जाएगा उसके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2Al+3। Al के कितने चार्ज बनेंगे, 2। Al के कितने चार्ज बनेंगे, 2। यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो 2Al+3। अब SO4 कितने, 3, तो 3SO4 2-, SO4 का चार्ज ये आ जाएगा, Al के ऊपर ये चार्ज आ जाएगा, तो 2 एल्यूमिनियम है, तो 2Al, एल्यूमिनियम के ऊपर 13 ग्रुप का मेंबर एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है ना, 283, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार्ज क्या रहेगा +3,
तो 2n प्लस 3 2 माइनस, देखो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज हो गया 2 इंटू 3 प्लस का 6, इसके ऊपर क्या हो गया माइनस का 6, तो ये लो या ये लो n फैक्टर तो क्या हो गया 6। इस तरीके से आप सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड डाउट जो हमें भेजा था, कुश जानी और भविष्य द्विवेदी दोनों फालूदा से हैं, इन्होंने हमें ये डाउट भेजा था जिसकी हमने बात करी। तो कुश और भविष्य, अगर आपको ये समझ में आ चुका हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि यस सर वी हैव क्लियर आवर डाउट। अब अगला जो डाउट हमें भेजा है इसमें पूरी भरमार है, एक ही डाउट जो सबको है और वो ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज RAULTS राउल्ट्स लॉ। और इस ये डाउट हमें बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। एक तो ये डाउट भेजा है हमें खुशी जैन लोहारिया से, एक ये हमें भेजा है अंजलि यादव अखेपांजी का गड़ा, कशिश पटेल अखेपांजी का गड़ा, कुमुद शर्मा लोहारिया से, पूर्वांशी शिकतावत सोलनी से और मितांश जैन लोहारिया। तो कुल इन 6 बच्चों ने एक ही सेम डाउट पूछा है कि सर हमें राउल्ट्स लॉ समझ में नहीं आया। तो समझना ध्यान से भाई, बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट से बता रहा हूं, बिल्कुल हमें पता ही नहीं ऐसा मानना है आपको। तो राउल्ट्स ने क्या किया, जब बात चल रही थी वेपर प्रेशर की, किसकी चल रही थी वेपर प्रेशर की। क्या होता है वेपर प्रेशर, तो जब हम किसी क्लोज कंटेनर में किसी वोलेटाइल लिक्विड को लेते हैं तो उसकी वेपर्स जो होती है उसके सरफेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स ने यह बताया कि वेपर प्रेशर का रिलेशन दिया, उसने क्या दिया कि उसने ये कहा कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना बनेगा उसको आप किससे रिलेट करते हो, कंसंट्रेशन से। उसने क्या कहा, ध्यान से समझना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। खास तो उसने ये कहा था कि किसी भी लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर बनेगा वो रिलेट करेगा उसकी कंसंट्रेशन से। और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी पढ़ रखी है, कौन कौन सी पढ़ रखी है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ रखी है। बट राउल्ट्स ने कौन सी सेलेक्ट करी और क्यों, ये दोनों बात समझना। तो राउल्ट्स ने ये कहा कि मुझे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चाहिए। कौन सी चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के लिए उसने क्या कहा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब मोलरिटी काम में नहीं आएगी, नॉर्मलिटी काम में नहीं आएगी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम काम नहीं आएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम काम नहीं आएगा। क्यों काम में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑल दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आपके पास 3 बची, एक बची मोलरिटी, एक बचा मोल फ्रैक्शन, एक बचा परसेंटेज वेट बाय वेट। लेकिन इसमें भी ये दिक्कत है कि मोल फ्रैक्शन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, बट परसेंटेज वेट बाय वेट और दूसरा मोलरिटी, इन दोनों में आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चाहिए। तो इसलिए इसने ये कहा कि क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए क्या काम में ले लूं, मोल फ्रैक्शन। क्या काम में ले लूं, तो मोल फ्रैक्शन। तो उसने कहा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। उसने क्या कहा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। फिर सुनना ध्यान से, क्या कहा इसने, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन दिया था किसने, राउल्ट्स ने। तो इतना खाली बेसिक समझना। अब राउल्ट्स ने ये कहा कि 2 केस बन सकते हैं, इसलिए मेरे नियम के लिए 2 अलग अलग केस बनाऊंगा मैं, ये उसने कहा था। एक तो उसने कहा था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या काम में ली थी, मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन की बात आपकी कंप्लीट होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, राउल्ट्स लॉ के लिए उसने कहा था 2 केस बनेंगे। राउल्ट्स लॉ का केस फर्स्ट, ये डाउट भी हमें पूछा था, खुशी जैन ने पूछा था एक, और आई थिंक अंजलि यादव ने इसका ग्राफ पूछा है, और कुमुद शर्मा ने इसके बारे में बात करी थी कि सर केस फर्स्ट में खास दिक्कत आ रही है, मितांश ने पूछा था। तो केस फर्स्ट में ज्यादा कोई इश्यू आने जैसी चीज नहीं है, समझना। उसने क्या कहा कि केस फर्स्ट के लिए उसने कहा कि कोई भी सॉल्यूशन आपको बनाना है, ध्यान से समझना। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आपको क्या डालना होता है, सोल्यूट, और इस तरीके से आप क्या बनाते हो, सॉल्यूशन।
तो इसके आधार पर दो केस बनाए उसने। कितने बनाए? दो। उसने कहा कि मान लीजिए सॉल्वेंट आपने जो लिया है वो है वोलेटाइल नेचर का। कैसा है? वोलेटाइल। अब इस वर्ड का मतलब समझना। वोलेटाइल मतलब विच कैन इजीली इवापोरेट, जो आसानी से इवापोरेट हो जाता है, जो आसानी से वेपर्स बनाता है, वो वोलेटाइल। और उसने कहा कि सोल्यूट भी आपने लिया है वो कैसा है? वोलेटाइल। दोनों क्या बना रहे हैं? वेपर। और इन दोनों को मिलाकर आपने सॉल्यूशन बना दिया। तो मान लीजिए सॉल्वेंट है आपका ए, सॉल्यूट है बी, तो सॉल्यूशन बन गया आपका ए बी। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं आपके लिए कि ये रहा, इसकी सरफेस के ऊपर आपको सारे पार्टिकल्स किसके मिलेंगे? ए के। ये रहा आपका बी, इसके सरफेस के ऊपर सारे पार्टिकल्स किसके मिलेंगे? बी के। और इन दोनों से आपने मिला दिया क्या? सॉल्यूशन ए बी। ठीक है, तो इसके अंदर आपने सॉल्यूट डाला, मान लीजिए Na मोल्स। कितना डाला? इसके लिए आपने सॉल्यूशन सॉल्यूट डाला Nb मोल्स। और यहां पर आपके पास टोटल कितने हो गए? Na प्लस Nb। इसका मोल फ्रैक्शन हो गया Xa, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया Xb, तो इसका मोल फ्रैक्शन Xa प्लस Xb। मान लीजिए कि इसके ऊपर लगने वाला वेपर प्रेशर कितना हो गया? P0A। कितना है वेपर प्रेशर? P0A। इसके अंदर लगने वाला वेपर प्रेशर कितना है? P0B। कितना हो गया? P0B। ध्यान से समझना। इसके ऊपर लगने वाला वेपर प्रेशर कितना हो गया? P0A। इसके ऊपर लगने वाला वेपर प्रेशर कितना हो गया? P0B। अगर आपको पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो ध्यान से समझना। फिर बात कर रहा हूं मैं कि इसके लिए आपका राउंड फ्लो क्या काम करेगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो P1 कितना हो जाएगा? P0A XA। यही आएगा ना सबसे पहले। फिर आप क्या करोगे? जैसे इसका PA और ये आ रहा आपका P0A P0B। ठीक है, और इसका वेपर प्रेशर कितना है? यहां पर P का PA और यहां का P का PB। कारण कि यहां पर A के पार्टिकल्स ज्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर आकर A के पार्टिकल्स कम हो गए तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझना, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कुछ कंडीशंस आपके सामने आ गई। क्या आ गई? तो सबसे पहले आपको यह पता पड़ेगी कि P0A PA से बड़ा है, P0B PB से बड़ा है। ये चीज पता पड़ी। अब ध्यान से समझे। अब क्या पता पड़ी? सबसे पहली चीज आपको यह बताना है कि फॉर सॉल्यूशन आपको अगर सॉल्यूशन के लिए सुनना, यही कहा था ना, ये सॉल्यूशन है AB, जिसमें A का वेपर प्रेशर P0A से घटकर कितना हो गया? PA। और B का वेपर प्रेशर P0B से घटकर कितना हो गया? PB। तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर कहा तो PA प्लस PB, यही आएगा ना इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? इन दोनों की टोटल PA प्लस PB। नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि हमको राउल्ट ने एक बात कही थी, अभी मैंने बताई, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्या कही थी राउल्ट्स ने? राउल्ट्स ने एक बात कही थी कि किसी भी पार्टिकल का वेपर प्रेशर, क्या कहा था उसने? किसी भी पार्टिकल का वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका PA कितने बार? PA क्या हो जाएगा? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ये होगा ना, PA किसके होगा? XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल हटाने के लिए हम लेते हैं प्योर वेपर प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने क्या जोड़ दिया? PA इज इक्वल टू P0A XA। इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं PB के लिए बात करूं तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो क्या आ जाएगा? PB इज इक्वल टू P0B XB। इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपके पास 3 इक्वेशन है टोटल। कितनी इक्वेशन है? 3। ये इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू PA प्लस PB। इन दोनों की वैल्यू रख दो आप, तो PA कितना आ गया? P0A XA प्लस P0B XB। ये किसकी वैल्यू आ गई? P की। किसकी वैल्यू आई? P। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ये क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 4। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ चुका होगा। कुछ भी नया काम नहीं किया। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PB इज डायरेक्टली। अगली इक्वेशन हमारे पास आ गई थी
P इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब यहां से हम जानते हैं वी नोट एक्स, आपके पास दो केस आ सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक्स ए की वैल्यू निकालो, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक्स बी की वैल्यू निकाल दो 1 माइनस एक्स ए। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 6। तो एक बार आप क्या करो, एक्स ए की वैल्यू को रखकर इक्वेशन निकाल दो, एक बार एक्स बी की वैल्यू को रखकर इक्वेशन निकाल दो। तो एक बार बाय इक्वेशन 4th एंड 5th, बाय इक्वेशन 4th एंड 5th, तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना, P इज इक्वल टू P नॉट ए, और इक्वेशन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो आपके पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन पी नॉट बी माइनस पी नॉट, ये आया पी नॉट ए तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप क्या करो, इक्वेशन 4th एंड 6th से बाय इक्वेशन बाय इक्वेशन 4th एंड 6th, ध्यान से देखना। इक्वेशन आपके पास 4 क्या है, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और इक्वेशन 6 में एक्स बी का मान रखना है, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का मान रख दिया मैंने क्या, 1 माइनस एक्स ए। तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो पी नॉट बी यहाँ आगे लिख दो, पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन दोनों में, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक इक्वेशन ये आ गई। टोटल ऐसी 2 इक्वेशन आ गई। ये था राउल्स लॉ का फर्स्ट केस कि आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे ये। अब जो दूसरा डाउट इसी के अंदर था कि सर केस फर्स्ट का ग्राफ किससे बना, हमें समझ में नहीं आया। मैं अब ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, अब पूरा ध्यान यहाँ रखें आप ग्राफ के लिए। तो ग्राफ पे सबसे पहली इक्वेशन आपको कौन सी मिली थी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। दूसरी इक्वेशन आपको कौन सी मिली थी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। दूसरी कौन सी मिली, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये दोनों साथ मिली थी। अब एक इक्वेशन आपकी ये वाली जिसमें पी बी बड़ा है, देखो पी बी यहाँ लिखा है आगे, तो कंडीशन क्या है आपकी, पी नॉट बी, अगर पी नॉट बी बड़ा हो पी नॉट ए से, पी नॉट बी बड़ा हो पी नॉट ए से, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है, ये इक्वेशन। अब अगली देखो, अगला केस, थर्ड केस है आपका पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो ये वाली इक्वेशन ये रही, P इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। टोटल इतनी इक्वेशन राउल्स लॉ के केस फर्स्ट में हमारे पास आई, ध्यान से समझे, ये इक्वेशन आई है। अब हम प्लॉट करना चाह रहे हैं ग्राफ। तो आप देखिए ये इक्वेशन कैसी आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स, दिख रहा है y इक्वल टू एम एक्स के जैसा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास आएगी। तो इसको अपन हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आप पूरा ध्यान यहाँ रखें। y एक्सिस के ऊपर मैं क्या ले रहा हूं, प्रेशर, x एक्सिस पे मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन। तो इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए सिर्फ। अब बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे जो बच्चों ने पूछे हैं, तो हम 1, 2 और 3 इसके लिए आप बाद में बना सकते हो। 3 के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, मैं एक बार लाइन मिटा देता हूं ताकि आपको ग्राफ दिख सके क्लियरली। ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। y एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं, वेपर प्रेशर P,
इस एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं, एक्स, क्या ले रहा हूं, एक्स, ध्यान से देखना। अब एक्स के लिए मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ओनली कंडीशन बता रहा हूं। मान लीजिए, और बहुत बहुत से दिमाग में आ रहा है सर एक्स ए की वैल्यू 0 और एक्स ए की वैल्यू 1 कैसे हुई, तो मैं मान रहा हूं ना ये पहला पॉइंट है, तो मान लीजिए यहां पर एक्स ए 1 है। अब आपके पास इक्वेशन है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर मैं एक्स ए को 1 मान लूं तो 1 प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो मुझे बताइए जहां पर एक्स ए 1 होगा वहां पर एक्स बी क्या हो गया, 1 माइनस 1, ऑब्वियसली 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं यहां पर एक्स ए इक्वल टू 1 लिख दूं तो इसी पॉइंट पर मेरा एक्स बी क्या होना चाहिए, 0। क्यों, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं एक्स ए 1 है, तो क्या एक्स ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, बताइए मुझे, क्या एक्स ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का टोटल ही 1 हो रहा है। मतलब ये कि जैसे जैसे मैं इस तरफ आऊंगा एक्स ए की वैल्यू मेरी क्या होगी, कम कम होते होते मैं कोई एक पॉइंट मान रहा हूं, यही वाला लास्ट पॉइंट मान लूं, जहां पर एक्स ए मेरा हो गया 0। क्या हो गया, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, अगर एक्स ए 0 है तो एक्स भी मेरा क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, 1। अब देखो एक्स ए इक्वल टू 0 रख दो, यहां पर एक्स ए इक्वल टू 0 तो एक्स बी इक्वल टू क्या गया, आया कि नहीं आया, 1। देखिए एक्स बी क्या गया, 1। तो इस तरीके के आपके पास आंसर आ गए एक्स बी इक्वल टू 1। अब ये तो एक वैल्यूज आ गई आपके पास। अब मैं ये कह रहा हूं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन है आपकी पी ए इज इक्वल टू क्या, आपकी पहली इक्वेशन के लिए सिर्फ मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, फिर ध्यान दें पी इज इक्वल टू क्या है मेरा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो मेरे पास एक्स ए की कितनी वैल्यू है, 2। एक बार मेरा एक्स ए है 1, एक बार मेरा एक्स ए है 0। पहला केस अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 1 रख दूं तो पी कितना आ गया मेरा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, क्या आ गया, पी नॉट ए, एक्स ए की वैल्यू 1 तो 1 इंटू पी नॉट ए, पी नॉट ए आ गया। तो यहां पर मैं कोई भी एक पॉइंट मान सकता हूं, ध्यान से देखना, मेरी मर्जी हो वो पॉइंट मैं मान लूं। तो मैंने मान लिया ये रहा मेरा पी नॉट है, क्या रहा, पी नॉट है। जब एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए की वैल्यू 1 रखी थी ना, तो एक्स ए की 1, तब पी की वैल्यू कितना आ गई, पी नॉट है। अब दूसरा केस, केस नंबर सेकंड। अब एक्स ए की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 0। तो एक्स ए की 0 रखी तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो पी ए इक्वल टू 0 कहां पर, जब एक्स ए 0 हो। तो यहां देखो इस लाइन के ऊपर पी की वैल्यू क्या है, 0 ही है ना, ग्राफ पढ़े हो सब। यहां पर ये पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू यहां 0 से स्टार्ट होती है, 0 से बढ़ती है। तो पी ए यहां 0, एक्स ए 0, तो ये रहा मेरा वो पॉइंट जहां पर पी ए भी 0 हो गया, एक्स ए भी 0 हो गया। तो अब ये इसके लिए इस वाली इक्वेशन के लिए मेरा ग्राफ मिल गया। इस लाइन को मैं यहां से मिला देता हूं, ये मिला, इस लाइन को मैंने यहां पर मिला दिया, बस ये मेरा बन गया पहला ग्राफ। कौन सा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, दैट इज माई फर्स्ट ग्राफ। अब क्या कर सकता हूं मैं, ऐसे ग्राफ और बना दो, अलग से बना दो, आप अलग बना सकते हैं आप, ठीक। पर क्या होता है, इन सब ग्राफ को एक ही में समझाने के लिए ऐसा ग्राफ बनाया गया है जो अपने पढ़ा है। आप ऐसे कंफ्यूज, ऐसा कैसा ग्राफ हमने पढ़ाई नहीं है, ग्राफ ही। अब मान लीजिए ये आपका एक एक्सिस है, तो क्या मैं इसी ग्राफ में यहाँ पर मैं इसका दूसरा एक्सिस नहीं मान सकता, इसको मान सकता हूं। ये एक्स है, यहाँ पे मैं वापस क्या बता रहा हूं, पी, सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए। अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूं इसी के अंदर बताना चाह रहा हूं, सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं इसी ग्राफ में समझाना चाह रहा हूं। तो अब मैंने इसको एक एक्सिस मान लिया, दूसरा एक्सिस इसको मान लिया, ये एक्सिस भूल जाइए। तो ये मेरा है, कंडीशन यही है इसके लिए। इक्वेशन क्या है मेरी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर एक्स बी 1 रखूं तो पी बी किसके इक्वल हो गया, पी नॉट बी। अब मुझे इस लाइन के ऊपर पी नॉट बी कहीं पर भी एक पॉइंट मानना है, लेकिन दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए कि पी नॉट बी पी नॉट ए से बड़ा है, मतलब ये इसके नीचे नहीं आ सकता। आप कहीं पर भी मानो, लेकिन मानना है इससे ऊपर, क्योंकि ये पी नॉट बी बड़ा है। तो ये मैंने मान लिया क्या, पी नॉट बी। तो इस वाली इक्वेशन के लिए मुझे मेरा पहला पॉइंट मिल गया। अब दूसरा केस एक्स बी आप 0 रखो, तो एक्स बी 0 रखते ये पूरा 0, तो पी बी यहां पर ये रहा 0,
और एक्स भी जीरो ये रहा, तो इस लाइन पर दोनों जीरो वाले पॉइंट ये रहे, तो ये आपका दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए, ये आपका दूसरा ग्राफ आ गया। कौन सा आ गया? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी आ गया ग्राफ। अब आपका तीसरा थर्ड इक्वेशन जो यहां पर लिखी हुई है, थर्ड इक्वेशन कौन सी? जो आपकी यहां पर लिखी हुई है। इस इक्वेशन के लिए अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, ध्यान से समझे। इस इक्वेशन के लिए अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। एक्स बी है आपके पास, क्या है? एक्स बी। यहां देखो इस पॉइंट के ऊपर एक्स बी कितना है? जीरो। तो एक्स बी की वैल्यू जीरो रखो, तो यहां जीरो रखती है। पूरा जीरो हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझे, ये पूरा जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो जीरो हुआ। तो देखो पी इज इक्वल टू क्या आ गया? पी नॉट ए। तो पी नॉट ए कहां पर था आपका? ये रहा। तो इस इक्वेशन के लिए भी एक पॉइंट आपका ये रहा। अब एक्स बी इज इक्वल टू 1 रखो, तो आपके इक्वेशन है पी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये इक्वेशन था। अब एक्स बी की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ 1 रख दिया। 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करने को मतलब नहीं, आपके पास आया पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस सॉरी पी नॉट ए। प्लस का पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए कैंसल, तो पी इक्वल टू क्या गया? पी नॉट बी। पी नॉट बी कहां पर है पॉइंट आपका? ये पी नॉट बी पॉइंट। आपका थर्ड वाले ग्राफ के लिए इक्वेशन के लिए आपके दो पॉइंट कौन कौन से हैं? ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट। इन दोनों को मिला लीजिए, तो ये जो लाइन आ गई वो आपकी कौन सी आ गई? P इज इक्वल टू पी नॉट, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये वाली लाइन। तो ये था आपका राउल्स लॉ केस फर्स्ट का ग्राफ, जो बहुत इजी है। जिन जिन बच्चों ने ये डाउट पूछा है, पूर्वांशी है, कशिश है, खुशी है, मितांश है, अंजलि यादव है, तो अगर आप सबको ये टॉपिक समझ में आ चुका हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस सर वी हैव टू क्लियर आवर डाउट्स, वी ऑल क्लियर, हमें सब समझ में आ चुका है, आप जरूर बताएं। ठीक, अब मैं इसका हाथों हाथ राउल्स लॉ का केस सेकंड की अगर हम बात करें तो वो हमारी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो डाउट हमें पूछा है लोहारिया से ही पूछा है ध्वनि जैन ने। ध्वनि जैन ने पूछा है कि सर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमें समझ में नहीं आया है, तो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसी को हम कहते हैं राउल्स लॉ का केस सेकंड। अगर दोनों वोलेटाइल हैं देन ओके, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने सॉल्वेंट A लिया है, सॉल्यूट B लिया है, सॉल्यूशन बनाया है AB, सॉल्वेंट A जो लिया है वो है वोलेटाइल और सॉल्यूट B जो लिया है वो है नॉन वोलेटाइल। एक ये वोलेटाइल और ये नॉन वोलेटाइल। तो मैंने आपको क्या कहा था कि सब्सटेंस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? PA के बराबर। क्यों? क्योंकि B तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, B की वेपर प्रेशर बन ही नहीं रही है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा? PA का। तो यहां पर आ जाएगा क्या? P इज इक्वल टू PA, इक्वेशन नंबर 1। P इज इक्वल टू PA आया, V नॉट एट आपको राउल्स लॉ पता है, RAOULGS। राउल्स लॉ क्या कहता है? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, PA इज इक्वल टू P नॉट A X है, इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ गया आपके पास? P इज इक्वल टू P नॉट A X है। क्या आ गया? P इज इक्वल टू P नॉट A X है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं? V नॉट X A प्लस X B इज इक्वल टू 1, तो X A इज इक्वल टू 1 माइनस X B। अब बहुत से दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था सर ये क्यों किया? कारण कि हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मैंने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर इस इक्वेशन में सोल्यूट है क्या कहीं पर भी? नहीं, तो सोल्यूट को लाने के लिए हमने ये किया है। तो आप क्या करोगे अगली पार्ट में? आपने आया यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहां रख दिया, तो P इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस एक्स बी। अब आपकी इक्वेशन में एक्स बी आ चुका है, तो P इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी। इसको इधर ले गए हम, तो P नॉट A एक्स बी, इसको इधर ले आओ, P नॉट A माइनस P। एग्जैक्टली ये P नॉट A माइनस P ही कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं एक्स बी निकालूं तो यह आ गया P नॉट A माइनस P डिवाइड बाय P नॉट A।
ये मेरी कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन को मैं आगे और बढ़ा सकता हूं। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं आप वापस ऊपर लिख देता हूं। XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P डिवाइड बाय P नॉट A। अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं, V नॉट डेट। क्या किया आपने? XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। आपको पता है N क्या है? वेट बाय मोलर मास। तो XB बराबर WB बाय MB होल डिवाइड बाय WA बाय MA प्लस WB बाय MB। नाउ WA बाय MA किसका है? सॉल्वेंट का। तो ये आपके पास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट, तो सोल्यूट इज नेग्लिजिबल। तो आपके पास XB क्या बन जाएगा? WB बाय MB इंटू MA ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय WA। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये आगे इक्वेशन नंबर 2। अब XB की वैल्यू ले जाकर हम यहां रख देंगे। ठीक है, नोट्स का यूज करें आप, नोट्स आपको समझ में आ जाएगा। WB इंटू MA होल डिवाइड बाय MB इंटू WA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P डिवाइड बाय P नॉट A। अब क्या निकालना है? MB निकालना है। तो MB को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो WB इंटू MA अपॉन WA इज इक्वल टू P नॉट A डिवाइड बाय P नॉट A माइनस P। ये थी आपकी अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और यही राउट लो का सेकंड केस भी है। तो ध्वनि का डाउट था, ध्वनि हमें जरूर बताएं कि आपको समझ में आया। तो यहां पर हम बता सकते हैं MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, MA इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अगला डाउट जो हमें पूछा था ध्वनि जैन ने। और अब हमारा अगला डाउट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो पूछा है हमसे दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो लोहारिया से हैं। एक तो है अभिषेक जैन लोहारिया और एक पूछा है करिश्मा डोरिया लोहारिया। इन दोनों ने पूछा है कि सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें समझ में नहीं आई है, तो आप वो हमें बता दीजिए। अगला जो डाउट है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला डाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस डाउट की हम बात करेंगे कि क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान से समझे, मैंने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट, इसे तो हम जानते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड या सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। वह टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है या लिक्विड सॉलिड में जमना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में जमना स्टार्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में जाता है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इसको तो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बट यहां पर हम डेफिनेशन दूसरी लेंगे। क्या कहेंगे? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ solvent becomes equal to the vapor pressure of that in solute in solid state। मतलब ये कि जैसे कि एग्जांपल आप सॉल्वेंट की फॉर्म में ले रहे हो शुगर सॉल्यूशन, सॉरी वाटर ले रहे हो। क्या ले रहे हो? वाटर। अगर आप वाटर ले रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट आप किसको कहोगे? मतलब ये कि वाटर का वेपर प्रेशर जब आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, आइस सॉलिड है तो दोनों जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं इसका ग्राफ एक बार बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम ये रहा, ठीक है, P और T। मान लीजिए कोई सॉलिड है जिसका ये रहा, ये किसका है? सॉलिड सॉल्वेंट। किसका है? ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है वेपर प्रेशर का। आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट,
और यहां पर किसी टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर कितना है। अब मैं ये कह रहा हूं टेम्परेचर कम करेंगे ना हम फ्रीज करने के लिए, तो क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं कि बढ़ाते हैं। हम किसी चीज को फ्रीज करना चाह रहे हैं, आप पानी है, पानी को फ्रीज करना चाह रहे हो, तो आप क्या कभी उसको गर्म करते हो क्या, टेम्परेचर घटाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसका अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो टेम्परेचर का रिलेशन वेपर प्रेशर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर ये वाटर जो लिक्विड है, ये वाटर जो सॉलिड है, दोनों केस में वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा और ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ही कहलाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो आ गया आपके पास T0F, लेकिन ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए, सॉल्वेंट। अब आपने सॉल्वेंट में क्या किया, सोल्यूट डाल दिया और सोल्यूट की नेचर है नॉन वोलेटाइल। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब खुद कॉमन सेंस यूज करिए, तो मुझे बताइए क्या इसका वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा, वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा या कम होगा वेपर प्रेशर। थोड़ा सा खुद दिमाग दौड़ाइए, इससे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या इससे इसका वेपर प्रेशर कम होगा। पहले बता चुका मैं रिलेटिव लोअरिंग में कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो मान लीजिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कुछ आ गया यहां पर। अब इसमें भी आप फ्रीज करना चाह रहे हो, तो प्योर सॉल्वेंट जल्दी से फ्रीज होगा या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला जल्दी से फ्रीज होगा। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। एक आपके पास है प्योर वाटर और एक आपने उसमें डाल दिए शक्कर और चाशनी बना दी और दोनों को फ्रीज में रख दो। पहले कौन सी जमेगी, पानी जमेगा या चाशनी जमेगी, पानी जमेगा, क्योंकि चाशनी तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, शुगर जो है नॉन वोलेटाइल, शुगर कभी वेपर बनाता है क्या, बनाएगा तो भी बहुत स्लो रेट के ऊपर बनाएगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर जो है वो पहले फ्रीज कर जाएगा। इसका मैं टेम्परेचर घटाते 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 जा रहा हूं और ये पॉइंट है जहां पर उसने काट दिया। तो ये जो है वो क्या हो गया आपका TF। क्या हो गया, TF। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, ध्यान से समझना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, T0F। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, TF। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या गया, डेल TF। क्या गया, डेल TF। मुझे बताइए बड़ा कौन सा है, ये टेम्परेचर कम है और ये टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब कंडीशन आ गई हमारे पास T0F इज ग्रेटर देन TF। मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में जाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं। अब आपको देखिए ग्राफ से एक इक्वेशन मिलेगी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, चेंज इन वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आता तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आता, क्या नहीं। मतलब ये कि हमें पहली इक्वेशन जो मिलेगी वो तो किससे मिलेगी, ग्राफ से। किससे मिलेगी, फ्रॉम द ग्राफ। किससे मिली, क्या मिला फ्रॉम द ग्राफ आपसे, del TF, the change in freezing point is directly proportional to del P। फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आया उस चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, चेंज इन वेपर प्रेशर। अब अगर आपको पूछा जाए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पता होना चाहिए क्या, del P is directly proportional to XV। और वेपर प्रेशर में चेंज आने का कारण कौन है, अगर वो सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल नहीं होता तो वेपर प्रेशर इतना चेंज नहीं होता, और इसके कारण हो रहा है, इसके मोल फ्रैक्शन के कारण। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये कह रहा हूं ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली ये दोनों के एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं हुए, बाय इक्वेशन 1 and 2 del TF is directly proportional to XV। या अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए आई हैव टू ऐड अ कांस्टेंट, जो मैं जोड़ रहा हूं del TF is equal to KXB। क्या जोड़ा, del TF is equal to KXB। इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को मैं आगे प्रमोट कर रहा हूं, del KXB, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब बाकी आपको पता ही है, अगेन वी नो डेट, आगे का काम सब में सेम है। XB is equal to NB upon NA plus NB। We know that NB is equal to W by M। XB becomes equal to WB by MB, WA by MA plus WB by MB। ठीक, फिर आप क्या करते हो, WA by
MA is too much greater than WB by MB. WB by MB is negligible. ये कैसा हो जाएगा आपका negligible? तो X भी क्या बन जाएगा? WB by MB into ये MA ऊपर चला जाएगा MA by WA. इक्वेशन नंबर 4. इस वैल्यू को ले जाकर आप XB की जगह पर रख दीजिए तो आपके पास अगली इक्वेशन बनकर आएगी क्या? डेल TF is equal to K into WB upon MB into WA into MA. इक्वेशन नंबर 4. ये आई थी इक्वेशन 5 सॉरी ये 4 थी, ये 5. ये इक्वेशन 5 आ गई. अब आप ये कुछ दिखा लगेगा आपको क्या? वी नो डेट क्या पता है आपको? मोललिटी स्मॉल m क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी NB अपॉन WA. क्या है मोललिटी? NB अपॉन WA. NB को खोल दो तो NB बराबर WB अपॉन MB इंटू WA. इक्वेशन नंबर 6. अब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? स्मॉल m बाय इक्वेशन 5th एंड 6th. क्या हो जाएगा आपके पास? डेल TF इज इक्वल टू K इंटू MA इंटू स्मॉल m. अब आप इसको मिलाकर एक नया कांस्टेंट जोड़ दीजिए. आपके पास अगली इक्वेशन जो आई है वो है डेल TF इज इक्वल टू K डॉट MA इंटू स्मॉल m. यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एक नया कांस्टेंट जोड़ रहा हूं K इंटू MA के लिए KF. क्या जोड़ रहा हूं? KF. तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल TF इज इक्वल टू KFM वेयर KF इज इक्वल टू मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट. क्या है ये? मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट. तो ये थी आपका अगला डाउट जो पूछा था अभिषेक और करिश्मा ने. तो यहाँ पर ये आपकी डाउट क्लास पूरी होती है. ये जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे डाउट भेजा था वो सारे डाउट्स मैंने आपको बता दिए हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा. अब मैं अगली क्लास जो लेकर आऊंगा वो आऊंगा न्यूमेरिकल्स की जो कल लगेगी, जिसमें मैं आपको इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट मतलब बैकसाइड की एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम से आते हैं, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बेस्ड है, वो न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा. आप इन डाउट्स को वापस देखें, चैप्टर पूरा नोट से पढ़ें, वीडियोस देखें. उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. न्यूमेरिकल के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब स्टार्ट करेंगे जब आप सब ये श्योर हो जाए कि नहीं सर ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है और हमें अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स या कोई कमी नजर नहीं आ रही. ठीक है, आप सभी इसको देखकर मुझे कंफर्मेशन जरूर भेजें और अगला वीडियो आएगा हमारा न्यूमेरिकल का. मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, मैंने जब वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप सभी जब भी वीडियो देखें कल्पेश के लिए 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि जरूर दें. अंतिम में मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार के साथ ये जरूर करें. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.